और बड़े गर्व की बात है कि आज हमारा यूटन फाउंडेशन का 15वां फाउंडेशन डे है। 31 अक्टूबर 2008 में यूटन फाउंडेशन का शुरुआत हुई थी जस्ट लाइक अ वॉलंटरी ग्रुप। जितने भी काम करने वाले हम साथी दोस्त थे, हमने सोचा संडे को एक एक्टिविटी करी जाए जिससे थोड़ा सा हम अपने शहर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएँ। तो हमने एक NGO बनाई जिसका सिर्फ वॉलंटरिज्म मतलब था। संडे हम सफाई करते थे, पेड़ लगाते थे, और ये हमारा एक तरह से आप हो सकते हैं पिकनिक की तरह था। और हमने ज़्यादा पेड़ तो लगा नहीं पाया, करीब 50,000 करीब, लेकिन गर्व की बात यह है कि उसमें से 90% पेड़ों को बचा पाया, जबकि जो नॉर्मल आंकड़ा है कि 5 से 10% पेड़ बचते हैं। तो ये जब भी काम चल रहे थे तो सारे के सारे जो हमारी टीम वाले थे अपने बिजनेस वाले भी थे, लेकिन 2013-16 जून को हमारी पूरी कहानी में नया जुड़ा हुआ है। 2013 में आपको पता होगा केदारनाथ आपदा आई थी। तो जैसी आपदा आई है 16 जून को, तो हमारी टीम वालों ने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में जितना भी हम कलेक्शन कर सकते थे तो हमने इकट्ठा करा। 18 जून को हम केदारनाथ की तरफ चले गए रिहैबिलिटेशन। सो दैट इज आवर रियल टर्निंग पॉइंट। हमारा काम करने का मकसद होना चाहिए वो उत्तराखंड के इंटीरियर इलाके में होना चाहिए। देहरादून में बहुत एक्शन पहले ही चल रहा है। तो उत्तराखंड की जो केदारनाथ जो आपदा आई थी उसमें हम एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए कि हमने वहाँ सबसे पहले सरकारी स्कूल एक जो अगस्तपुरी ब्लॉक में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, हमने उसको दोबारा खड़ा किया। और हम उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पहली ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले स्कूल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल हमने तब बना दिया था जब वहाँ सड़क भी नहीं आ पाई थी। तो 2013 से हमारे पार्टी की तरफ जर्नी शुरू हुई है, तो आज 2022 आ गया। तो फिलहाल हम पूरी की तरह पार्टी के लिए अपना फोकस कर रहे हैं। नंदा प्रयाग घाटी है, वहाँ पे हमारा वापस प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमारा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। वापस का मतलब है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। तो हमारा मकसद है कि जो हमारे गाँव के अंदर दूर दराज में लोग रह रहे हैं तो उनको वहीं पे बैठे बैठे इतना रोजगार उपलब्ध करा दें कि उनको वहाँ से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़े। और जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ सालों से हम मोटिवेट करने वाले मेरे बड़े भाई साहब, हमारे मित्र मैथ से हमारी गाइड रही है। तो 2016 में यहाँ पे एक आपको याद होगा एक गाइड चलेगी सेफ टी गार्डन्स ऑफ देहरादून। स्मार्ट सिटी बन रही थी टी गार्डन में, तो उसके लिए पहली बार ऐसा मौका है इसमें सारे सिटीजन्स, चाहे NGO वाले हों, किसी भी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, सारे के सारे पहली बार ऐसा हुआ कि सारे के सारे इकट्ठा हुए एक सिटीजन इनिशिएटिव के अंदर। और वहीं हमें सबको साथ में काम करने का मौका मिला। और वहीं हमने पहचाना कि अगर आप पर्यावरण के संरक्षण के लिए अगर सिटीजन की तरह खड़े हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और ये तो सब पॉजिटिविटी की बातें अचीवमेंट की है। फिर इस दौरान हमारे साथ एक अलग फेज भी आया 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ। तो कोविड के बाद से 2020 से 22 तक हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई थी, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही लिमिटेड एक्शन लेते हैं। तो आज हमारा 15वां फाउंडेशन डे है, तो आज हम दोबारा से अपनी टीम, हमारी 2 टीम सब यहाँ बैठी है, तो आज हम दोबारा से नई एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हम अलग अलग तरह से अपनी तरफ से तो काम करते रहते हैं पर्यावरण के लिए या किसी भी तरह के वेलफेयर के लिए, लेकिन जब टुकड़ों में काम होता है तो वो काम बहुत छोटे में रह जाता है और असली बात है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँचता है। तो हमने सोचा है कि हम एक शुरुआत करें आज के दिन और एक सिटीजन को इन्वॉल्व करें, नो मैटर विच बैकग्राउंड दे कमिंग फ्रॉम, चाहे वो पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, चाहे वो IAS ऑफिसर हैं, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो आम सिटीजन हैं। मेन है सिटीजन जो देहरादून के बारे में सोच रहा है, उत्तराखंड के बारे में सोच रहा है। उनको लग रहा है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से प्रयास नहीं बढ़ाया तो बहुत देर हो गई। तो ये हमारी पहला एपिसोड है सिटीजन मीट का। और आप सबको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जैसे बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, तो मैं चाहूँगा कि उषा मैम जो अपना बाल संरक्षण आयोग में पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और राज्य आंदोलनिक परिषद में पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने अनुभव हमारे बीच शेयर करें और एक शुरुआत करें प्रिजर्व ग्रीन उत्तराखंड की चिंतन से बंधन। 15वें फाउंडेशन डे के अवसर पर आज जो ये सिटीजन्स मीट एक तरीके से इसको नाम दिया है, आज इस अवसर पर मंच पर आसीन आदरणीय
श्रीमती उषा नेगी जी, जो महिला आयोग की पहले पूर्व अध्यक्ष कार्य परिषद की भी रही है और प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं उत्तराखंड मूवमेंट की और सोशल इश्यूज से बहुत जुड़ी हुई। हमारे साथवन जी हेमंत नव कुमार जी हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं और एक तरीके से हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। ये लंबे समय से यूटर्न फाउंडेशन को चला रहे हैं। इनसे फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे इस क्लब में सभागार में सभी साथी, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु बिस जी, बर्थवाल जी, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस के भी लोग पहुँचे हैं, सेनवाल जी, हमारे पुराने साथी अनुज नेगी जी, सभी लोग यहाँ। देखिए अभी यूटर्न फाउंडेशन की जो उपलब्धियाँ रही, इसको कब लॉन्च किया गया था, आज 15 साल हो गए हैं। अभी हेमंत नव कुमार जी ने बताया कि कैसे ग्रीनरी को, हरियाली को प्रिजर्व करना है या केदारनाथ जी में कैसे डिजास्टर के बाद रिहैबिलिटेशन का कैसे काम किया, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, लोगों की मदद का। इस समय आप रुद्रप्रयाग जिले के ही रहने वाले हैं और रुद्रप्रयाग में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। देहरादून का भी आपने जिक्र किया, चाय बागान बचाने का। तो चाय बागान जो देहरादून के हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारा जो ऑक्सीजन बैंक है उसकी भूमिका निभाते हैं। तो मैंने, आप ताज्जुब नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, इन तमाम लोगों के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर भी चाय बागान बनाने के लिए 3.5 साल तक हम लोगों ने भी सड़क पे संघर्ष किया और बरसातों में भी हम लोग निकलते थे। हम ये नहीं देखते थे कि इस इशू को टेकअप कौन कर रहा है, इस इशू को लीड कौन कर रहा है, इस इशू पर बैनर किसके नीचे है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी हम लोगों ने मंच भी शेयर किया, उनके बैनर के नीचे भी आप ताज्जुब कर जाओगे कि उनके बैनर के नीचे कैसे, लेकिन इशू, कॉज, मुद्दा बिल्कुल सही था। और आज की डेट में वैसे तो देहरादून के अंदर दर्जनों चाय बागान बड़े बड़े फैले हुए कई हजार एकड़ में, लेकिन अब बचा कितना है? अब तो प्रेमनगर वाला ही चाय बागान बचा हुआ है, उस पर भी गिद्ध दृष्टि है बड़े बड़े बिल्डर्स की, पूंजीपतियों की। हम लोग नाम सुनते रहते होंगे कि बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के बड़े जो 30 मार्का पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उसको खरीद लिया था, लेकिन हमको ये मालूम है कि उसका लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता है, वो उसी तरह से रहेंगे। इसलिए जो चाय बागान बचाने के लिए हेमंत नव कुमार जी, मनोज पंत जी, आप सब लोगों ने यूटर्न फाउंडेशन के बैनर के नीचे सोशल, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं, सामाजिक, राजनीतिक लोग, आम नागरिकों को इकट्ठा करके प्रयास किए, तो हम किसी हद तक उसमें सफल हुए हैं। तो हिमालय जैसा जो पर्वत है जहाँ की -45 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लाइफ जो है जहाँ समाप्त हो जाती है, तो प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने हर तरीके का अन्न, हर तरीके का फल, हर तरीके के फूल, हर तरीके के जानवर, वनस्पति, बायोडाइवर्सिटी, वो हमारी देखिए कितनी बड़ी हमारी पूंजी है। लेकिन क्या हम पिछले 100 वर्षों से या आज़ादी के बाद हम हरियाली को, बायोडाइवर्सिटी को, ग्रीनरी को, प्रकृति पद जो भी हमारे पास है, अपनी नदियों को, अपने नौले, खाले, पतनाले या अपने वनों को बचा रहे हैं, बचा पा रहे हैं? हम इस दिशा में जागरूक हैं, कुछ कर रहे हैं। अब एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है भूटान। भूटान में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है और जो इको फ्रेंडली वहाँ वातावरण है, जो भूटान की गवर्नमेंट ने और भूटान की जनता ने अपने यहाँ जितना भी वो टूरिज्म बाहर से क्या कहते हैं उनके यहाँ पूरे वर्ल्ड से आता है, आपको मालूम है कि भूटान को पूरे दुनिया के विकसित देशों पैसा देते हैं। क्यों पैसा देते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन को प्रिजर्व करते हैं, ऑक्सीजन बैंक बना हुआ है, वहाँ सब इको फ्रेंडली काम चलता है, वहाँ कुछ भी नेचर के अगेंस्ट नहीं होता। तो एक छोटा सा देश भूटान, जिसकी आबादी मेरे ख्याल उत्तराखंड से भी बहुत कम होगी,
तो वो इतना अच्छा काम कर रहा है इस समय पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ऐसी बात नहीं है कि वो तरक्की नहीं कर रहे या वो रोजगार नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो इको फ्रेंडली पर्यावरण के संरक्षण के देश के रूप में ही पूरे विश्व में बना लिया। तो दुनिया उनको डॉलर्स दे रही है, हजारों लाखों डॉलर को इसी माध्यम से अर्न कर रहे हैं। उत्तराखंड भी कर सकता है, विशेषकर उत्तराखंड के जो 10 पर्वतीय इलाके हैं, और हम तो कहें दून घाटी भी कर सकती थी, अब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी बड़ा क्वेश्चन का विषय है। दून घाटी के अधिकांश लोगों को, हमारी गवर्नमेंट्स को इस बात का, हमारी का मतलब है जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं पिछले 22 साल में, उनको इस बात का शायद इल्म नहीं है या उनकी तवज्जो नहीं है या उनका ध्यान नहीं है या उनकी प्रायोरिटी में नहीं है कि दून घाटी 700 तरह की चिड़ियाएं, इस अकेले दून घाटी में ही वैरायटी ऑफ बर्ड जो है, तो ये बर्ड वॉचिंग का इतना बड़ा भारत का केंद्र बन सकता है वो तभी तो है जब यहाँ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व्ड है, यहाँ वन है, यहाँ पर्यावरण का ठीक ठाक हिसाब के आवे संतुलन ठीक है, लेकिन ये संतुलन पिछले 25-30 सालों में गड़बड़ा गया, खासकर जब से उत्तराखंड बना। जो स्टेट चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने वाला सन 70 में पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, जो हमारी माताएं बहनें जो उस समय निरक्षर थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन वो कितनी जागरूक थी, कितनी दूरदृष्टि वाली थी, कितनी नॉलेज उनको थी, कितना ज्ञान उनको था, कितनी दूरदृष्टता उनके अंदर थी कि उन्होंने कहा अगर ये हमारे जंगल कट गए तो पूरा सिस्टम जो है, जो एक पर्यावरण का पूरा एक चेन है, वो ही समाप्त हो जाएगी। तो सन 70 में हमारे यहाँ जो सामान्य नागरिक हैं, द्वारा देवी जी के नेतृत्व में उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने प्रयास किया कि रिस्पना और बिंदाल नदी को पुनर्जीवित किया जाए। ऋषि अर्पणा और ये जो बिंदाल का मुझे पुराना नाम नहीं मालूम है, तो उन्होंने प्रयास किए। तो ये जो 2 नदियां हैं, अब ये नदी नाले भी कहाँ रह गए, अब तो वो बस बरसात में थोड़ा बहुत बह जाते हैं। तो देहरादून के लोग और उत्तराखंड की सरकारें अगर देहरादून जैसे इलाके में इन 2 नदियों को जीवित कर दे, पुनर्जीवित कर दे, इनको दोबारा से रिचार्ज कर दे, उनमें पानी का फ्लो होता रहे, तो कितना सुंदर ये शहर हो जाएगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा। हम सब लोग अगर उत्तराखंड के भविष्य के प्रति चिंतित हैं और उत्तराखंड को इस दिशा में देश और दुनिया के पर्यटन या उस मानचित्र पे लाना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला काम है पर्यावरण। हम पर्यावरण से तो अरबों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन पर्यावरण को मार के कुछ सालों में केवल लाखों ही कमा पाएंगे। हम जो है सोने की मुर्गी को एक ही झटके में उसकी गर्दन काट रहे हैं आज के डेट में, जबकि वो सोने की मुर्गी हमारा उत्तराखंड अगर पर्यावरण कंजर्वेशन किया गया तो जीवन भर हमको रोज एक अंडा देगी, लेकिन हम मुर्गी की गर्दन काट के एक ही दिन में सब कुछ उससे निकाल चाहते। तो मैं सभी का धन्यवाद करूँगा, हेमंत कुमार जी का, आदरणीय उषा नेगी जी का और भाई मनोज पंत जी का और हमारे साथी जो यहाँ उपस्थित हैं। यू टर्न को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग इसी तरह से चिंतन मनन करते हुए आप लोग तरक्की की ओर अग्रसर हों, और साथ ही साथ जो पर्यावरण चिंतन को लेकर आप लोगों ने चिंता व्यक्त की है और उस पर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। आज हम लोग चिंतित हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर रविंद्र जुगराल ने हर पहलू पर, हर चीज़ पर फोकस करते हुए अपनी बात को रखा है। तो बोलने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एयर क्वालिटी घट रही है, जिस तरह से वाटर क्वालिटी घट रही है, उन सब चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए हम लोगों को इस और चिंतन करना चाहिए। पूर्व सरकार में रहे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस तरह से नदियों का जीर्णोद्धार करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये भी किया था कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस कैसे दिया जाए। उत्तराखंड एक पहला, देश का पहला ऐसा प्रदेश है कि जिसने इस मुद्दे को उठाया
उन सारे राज्यों को भी ग्रीन बोनस उत्तराखंड को मिलना चाहिए और उत्तराखंड इसके लिए हकदार भी है। अगर हम लोग एक छोटे से भूटान की उदाहरण दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं उदाहरण बन सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस चीज़ की है कि कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आप में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़कर इस बात को उठाएंगे जोरदार तरीके से। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकार भी आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो राज्य पूरे देश को पाल सकता है, पूरे देश को पाल सकता है। और हम लोग जिस तरह से बोला, हम लोग रॉयल्टी के रूप में हम विकास की बात करते हैं और विकास के साथ हमेशा विनाश भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन विनाश को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम तो और भी विनाश की तरफ जा रहे हैं। आज आप गंगा की हालत देख लीजिए। आप हरिद्वार में आके ऋषिकेश से लेकर नीचे आप जिस तरह से मैदानी इलाकों में जिस तरह से गंगा प्रदूषित हुई है, वो आचमन करने के लायक भी नहीं रही है। हम लोगों को वास्तव में उत्तराखंड को सबल बनाना है, क्योंकि प्रकृति ने तो हमको भरपूर दिया है, लेकिन इसका सही उपयोग कैसे हो, चाहे खान-पान से लेके, चाहे हम लोगों की अपनी संस्कृति हो, चाहे प्रकृति ने हमको दिया हुआ इतना बड़ा उपहार जल, जंगल, जमीन जो हमारे पास है, उस जल, जंगल, जमीन का हम लोगों ने सही रूप से क्या इस्तेमाल किया है? हम लोगों ने उस तरफ को भी ध्यान दिया है। और आज हम लोग पलायन, इस रोजगार की वजह से पलायन से जूझ रहे हैं और हम लोग अपना गांव छोड़ के आ जाते हैं। हम चाइना की जिस तरह से मैं अभी एक बात कह रही थी कि चाइना का कूड़ा हम लोग ले रहे हैं, अन्य देशों का कूड़ा हम लोग ले रहे हैं। इस देश के अंदर हम कूड़ा जो है हम अपने यहाँ जमा कर रहे हैं। और कूड़ा क्या हो रहा है कि उसमें कई सारी चीजें इतने हादसे भी हुए उस कूड़ों की वजह से। विरोध जरूर करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने ये गलत कर दिया, लेकिन एक चीज का विरोध होना सकारात्मक बहुत सही है, लेकिन दूसरी ओर उसका समाधान क्या होना चाहिए उसके लिए भी हमें विचार करना होगा। इसके लिए भी हम लोगों को काम करना होगा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब संगठन संगठनात्मक तरीके से काम करता है तो सब चीजें संभव हो सकती है, संसाधन के रूप में भी और तंत्र के रूप में भी। तो यही बात मैं आप लोगों से कहते हुए इतना ही कहूँगी कि अब इस लड़ाई की शुरुआत आप लोगों ने की है, तो इसको मंजिल तक पहुँचाइए और मंजिल तक पहुँचाने के लिए जहाँ संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। मेन बात जो है वो दोबारा से वही आती है ग्रीन बोनस की, तो उस तरह हम स्पेशल फोकस करेंगे। अब हमसे सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हमारे बीच में मोहन बंजी भी आ रहे हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर करके NGO को और सोशल वर्कर को जोड़ रहे हैं और अभी तक इन्होंने 170 से ज़्यादा NGO का समूह बना दिया है। तो हमें बड़े गर्व की बात है आज हमारे साथ शामिल हुए। तो मोहन जी हमें थोड़ा काम है फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करके कुछ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी संस्था यूटर्न फाउंडेशन की 15वीं वर्षगांठ। उसके अलावा इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस संदर्भ में एक व्यक्ति के तौर पर जो आपने पहल की है उसके लिए भी आप विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं। आपका जज्बा, आपका जुनून उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के इश्यूज के लिए, उससे मैं परिचित हूँ और मुझे विश्वास है आपकी आज की पहल धीरे धीरे आपका एक आपके साथ एक कारवा बनता जाएगा। तो उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कम समय कम है, तो पर्यावरण चूँकि एक ऐसा विषय है जिससे हम सब परिचित हैं, हम सबको पता है क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। इशू इस प्रकार का है चूँकि हम लोग सोशल सेक्टर में हैं तो हमें पता है कि ये सबको पता है, आपको पता है, सरकार को पता है, विश्व स्तर पर नेताओं को पता है, सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है और आने वाले कुछ दशकों में कई देश और कई जगहें ऐसी हो जाएंगी जहां अभी लोग रह रहे हैं लेकिन नहीं रह पाए। पर्यावरण को मेरे ख्याल से 2 कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है, एक अर्बन एरिया की, रूरल एरिया की। मैं ये उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। जैसे अगर दीपावली हुई या कोई चीज हुई, यहाँ पर आपका एयर पोल्यूशन बढ़ गया, ये चीज आपको हिल एरिया में नहीं मिलेगी।
या यहाँ पर धीरे धीरे गार्बेज या आपके कूड़े के पहाड़ खड़े हो रहे हैं अर्बन एरिया में, सबको पता है। सीवर का इशू सबको पता है। सुसवा, बिंदाल और आपका रिस्पना को लेकर चाहे वो सरकार की पहल हो, चाहे वो सामाजिक संगठनों की पहल हो, सबको पता है क्यों फेल हो। उसके कारण एक कारण है कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पा रहे। हमें इश्यूज पता है, हमें पता है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी अच्छा छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, वहां पर हम लोग अपने को नहीं बदल पाते। जिस मात्रा में हमारे पास कूड़ा है, डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या है हमारे पास? जो कूड़ा रिसाइकिल भी हो जाता है उसके लिए भी हमें पता नहीं कि हम उसको, वो कौन सा कूड़ा है जिसको रिसाइकिल करके कुछ यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अवेयरनेस भी बहुत कम है, जानकारी का भी अभाव है, लेकिन ये एक शुरुआत है जो नव भाई ने आज शुरू किया है। हम इसको अपने स्तर पर अगर आगे ले जा पाते हैं, अपने स्तर पर कोई छोटा इनिशिएटिव लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा सार्थक होगी। आप सब ने मुझे बियर किया, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।